हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स का सामान्य परिचय, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और निर्माण की विधियां। तो हम लोग समझ लेते हैं कि हेलो एल्केन्स एक्चुअली में होता क्या है। तो हेलो एल्केन्स इसे एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। हेलो एल्केन्स मतलब आर एक्स। यहाँ पर बेटा आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। आर जो होता है एल्किल ग्रुप होता है, जैसे CH3 मेथिल मेथिल ग्रुप, C2H5 C3H7 C4H9 etc। और यहाँ पर होता है एक्स का मतलब है हाइड्रोजन। ये बेटा एल्किल ग्रुप है। कौन से ग्रुप है? एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह है। और यहाँ पर ये एक्स होता है हाइड्रोजन समूह। एक्स की जगह पर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हाइड्रोजन्स इनको कहा जाता है। हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन्स होते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होता है। जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को विस्थापित कर कोई हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो इस प्रकार से बने हुए यौगिक हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। फिर से समझिए एक बार। जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में किसी हाइड्रोजन को विस्थापित कर कोई हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो इस प्रकार से बने हुए यौगिकों को हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड या आरएक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे समझते हैं हम लोग, हमारे पास है कोई एल्केन CH4, ये है एल्केन है और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। एल्केन्स को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, तो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए और उसकी जगह पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो ये बन जाएगा CH3Cl। CH3Cl क्लोरोमेथेन बन जाएगा। और यही क्या है? हेलो एल्केन है। R मेथिल ग्रुप, Cl हाइड्रोजन ग्रुप, तो इसको कहा जाएगा RH या एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में HC मतलब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को विस्थापित कर कोई हाइड्रोजन आ जाता है, कोई हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो ऐसे यौगिकों को आरएक्स कहा जाता है। आरएक्स मींस हेलो एल्केन कहा जाता है। सेम प्रोसेस अगर हम लोग बात करें हेलो एरिन्स की, इसमें हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे CH3Cl है, C2H5 Br है, C3H7I है। ये हमारे पास हेलो एल्केन है। इसको कहा जाएगा मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन, आइसोप्रोपेन या प्रोपिल आयोडाइड। ये हमारे पास हेलो एल्केन्स होते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं हेलो एरिन्स क्या है। हेलो एरिन्स
इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एरोमेटिक एलिफैटिक की जगह पर एरोमेटिक यौगिक लेते हैं। एलिफैटिक और एरोमेटिक आपको पता है कि एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक में जैसे CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, ये सारे C4H10 है, ये सारे एलिफैटिक कहलाएंगे, जिसमें खुली हुई श्रृंखला होती है, कार्बन चेन, ओपन कार्बन चेन होती है, वहां पर हम लोग उन हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसमें रिंग बनती है, एरोमेटिक इसमें रिंग बनेगी, एक वलय बनेगा, इसे बेंजीन रिंग C6H6, ये एक रिंग बनेगी, इसको हम लोग कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हम लोगों ने कितने प्रकार के पढ़े हैं, दो प्रकार के। एक होता है एलिफैटिक, इसमें कार्बन चेन खुली हुई होती है, विपरीत श्रृंखला होती है, कार्बन की चेन खुली हुई होती है। एरोमेटिक में कार्बन की चेन बंद होती है, इसको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हेलोएरिक्स क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में जब हाइड्रोजन को विस्थापित कर कोई हाइड्रोजन आ जाता है, जैसे हमारे पास है बेंजीन C6H6, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और इसमें से अगर हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके कोई हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाए, तो ये बन जाएगा C6H5Cl, और ये कहलाएगा क्लोरोबेंजीन, और यही क्या है ARX। ARX इक्वेशंस एल्लोएरिन या एरिल हैलाइड। तो हम लोगों ने क्या समझा, सामान्य परिचय एल्लोएरिन और हेलोएरिन का सामान्य परिचय समझा कि हेलोएरिन किसको कहा जाता है, हेलोएरिन किसको कहा जाता है। तो वही जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन आ जाए तो हेलोएल्केन्स कहा जाएगा, और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में कोई हाइड्रोजन को विस्थापित करके कोई हाइड्रोजन आ जाए तो उसे हम लोग कहेंगे एरोमेटिक, यानी कि एरिल हैलाइड या हेलोएरिन्स कहा जाएगा। अब हम लोग समझते हैं वर्गीकरण, हेलोएल्केन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलोएल्केन्स। आरएक्स का वर्गीकरण, हेलोएल्केन्स का वर्गीकरण। हेलोएल्केन्स को बच्चों दो भागों से, दो तरीके से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, इसको दो तरीके से क्लासिफिकेशन इसका हम लोग कर सकते हैं। जो पहला तरीका होता है वो होता है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कार्बन से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हेलोएल्केन्स को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला क्या है, पहला प्रकार क्या है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा है कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हम लोग पहला टाइप देख लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो इसका पार्ट होता है मोनो हेलोएल्केन, मोनो हेलोएल्केन। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है डाई हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन। और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है ट्राई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 है
हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है तो इसको मोनो हाइड्रोजन केस कहा जाएगा। अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है तो इसको डाई हाइड्रोजन केस कहा जाएगा। अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है तो इसको ट्राई हाइड्रोजन केस कहा जाएगा। तो हम लोग उदाहरण इसके देख लेते हैं मोनो हाइड्रोजन केस का। जैसे हमारे पास है CH3Cl, यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। CH2Cl2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगला होता है CHCl3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो मोनो हाइड्रोजन केस, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो डाई हाइड्रोजन केस, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ट्राई हाइड्रोजन केस। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्केन हैलाइड को या हेलो एल्केन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है मोनो हाइड्रोजन केस, जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 हो। दूसरा क्या होता है डाई हाइड्रोजन केस, जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 हो। तीसरा होता है ट्राई हाइड्रोजन केस, जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 हो। तो ये इसको वर्गीकृत करने का तरीका होता है। और दूसरा टाइप हमने क्या बताया था कि कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा टाइप बताया बेटा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। कार्बन से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इस आधार पर भी 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है प्राथमिक RH, प्राथमिक हेलोएल्केन। दूसरा टाइप होता है द्वितीयक RH, द्वितीयक हेलोएल्केन। तीसरा टाइप होता है तृतीयक हेलोएल्केन, तृतीयक RH। इसको हम लोग 1 डिग्री भी कहते हैं, इसको 2 डिग्री कहा जाता है और इसको 3 डिग्री कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या है। जैसे ये हमारे पास कार्बन परमाणु है, ये दूसरा कार्बन परमाणु है, इससे हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक यौगिक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच है। तो वहाँ पर अन्य एक कार्बन से अटैच है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उस कार्बन वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच है, तो एक कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको कहा जाएगा 1 डिग्री हेलोएल्केन। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर CH3, इधर भी CH3 होगा। यहाँ पर देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वह अन्य कितने कार्बन से अटैच है, तो बेटा अन्य 2 कार्बन से अटैच है। इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, तो इसे कहा जाएगा 2 डिग्री हेलोएल्केन। क्या कहा जाएगा बेटा 2 डिग्री हेलोएल्केन, 2 डिग्री RH या द्वितीयक RH। अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वह 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से, तो इसको कहा जाएगा 3 डिग्री हेलोएल्केन, 3 डिग्री हेलोएल्केन। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को 1 डिग्री, द्वितीयक को 2 डिग्री और तृतीयक को 3 डिग्री कहा गया है। तो प्राथमिक में लोगों ने क्या देखा कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है ये हाइड्रोजन परमाणु है, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वह अन्य कितने कार्बन से अटैच है, वह अन्य एक कार्बन से अटैच है, इसको कहा जाएगा 1 डिग्री हेलोएल्केन।
यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वह अन्य कितने कार्बन से अटैच है, वह अन्य 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको 2 डिग्री हेलो एल्केन्स कहा जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वह अन्य कितने कार्बन से अटैच है, वह अन्य 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको 3 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाएगा। ये हमारे टाइप होते हैं 3 प्रकार के। हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एक पढ़ा था डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, तो डाई हेलो एल्केन को भी सब कैटेगराइज किया गया है, सब डिवाइड किया गया है, उसको भी कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे हम लोगों ने देखा था डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन्स। तो डाई हेलो एल्केन्स हम लोगों ने समझा था कि इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 जैसे CH2Cl2, CH2Cl2, CH3 CH3Cl2, CH3CHCl2। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसलिए डाई हेलो एल्केन होंगे। डाई हेलो एल्केन भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। डाई हेलो एल्केन महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। डाई हेलो एल्केन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैम या जैमिनल डाई हैलाइड, जैम या जैमिनल, जैम या जैमिनल डाई हैलाइड। दूसरा टाइप होता है बिस या विस्नल डाई हैलाइड, बिस या विस्नल डाई हैलाइड। तो डाई हैलाइड को भी 2 भागों में बांटा गया है, महत्वपूर्ण है, जैम या जैमिनल डाई हैलाइड, बिस या विस्नल डाई हैलाइड। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जैम या जैमिनल डाई हैलाइड क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। बिस या विस्नल डाई हैलाइड, जैम या जैमिनल डाई हैलाइड। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 2 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन है जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और इधर जो हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पर हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा करके एक दूसरा हाइड्रोजन अटैच कर देंगे तभी तो डाई हैलाइड होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए जैम या जैमिनल डाई हैलाइड कहा जाएगा इसको। अगर हमारे पास कोई उदाहरण होता, ये हमारे पास 2 कार्बन है और इधर एक हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर जो है 3 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक हम लोग Cl अटैच कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये Cl है और ये 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो इसको कहा जाएगा बिस या विस्नल डाई हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी भी डाई हैलाइड में दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हों तो उसे कहा जाएगा जैम या जैमिनल डाई हैलाइड। यदि अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर जुड़े हों तो उसको बिस या विस्नल डाई हैलाइड कहा जाएगा। इसको हम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। अभी जो है कोविड काल चला था, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम बताई गई थी, एक नियम बताया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति पास पास हैं, 2 व्यक्ति क्या है पास पास हैं। क्या बताया गया था कि 2 व्यक्ति अगर पास पास, कई व्यक्ति अगर पास पास बैठेंगे तो क्या कोविड होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, और क्या हो जाएगा कोविड हो जाएगा। कोविड मतलब गला जाम हो जाएगा। तो जैम जाम, यहाँ से हम लोग ट्रिक अपना सकते हैं कि जैम का मतलब होगा पास पास का हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो जैम होगा। यहाँ पर विस का मतलब क्या होता है अच्छा, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन अलग अलग होंगे तो हम लोगों के लिए विस रहेगा, अच्छा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से हम लोग इनमें जो है अंतर बता सकते हैं और याद रख सकते हैं कि अगर एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं तो यहाँ पर क्या गला जाम हो जाएगा, तो जैम डाई हैलाइड है।
और इस या विस्नल डाइहाइड अगर हम लोग दूर दूर अगर हाइड्रोजन परमाणु दूर दूर दूसरे अलग अलग कार्बन पर अटैच है तो यहाँ पर क्या है, विस है, विस्नल डाइहाइड है। तो इस प्रकार डाई हेलोएल्केन्स को या डाई हैलाइड्स को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया और इसके बारे में ट्रिक समझी कि कैसे हम लोग इनको जो है याद रख सकते हैं, एग्जाम में आ जाए तो कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे इसके निर्माण की विधियां। हेलोएल्केन्स के निर्माण की विधियां। विरचन, निर्माण को विरचन भी कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की भाषा में। हेलोएल्केन्स का विरचन या निर्माण। हेलोएल्केन्स का विरचन, विरचन का मतलब क्या होता है, निर्माण। तो पहली जो विधि है एल्केन्स द्वारा, पहली विधि क्या है, एल्केन्स द्वारा, एल्केन्स द्वारा। तो एल्केन्स द्वारा हम लोग कैसे इसको प्राप्त करेंगे, कैसे हेलोएल्केन्स बनाया जाएगा वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो हमें लेना होगा एल्केन्स, एल्केन्स CH4 हमने ले लिया, मीथेन ले लिया। और यहाँ पर क्या जरूरी है, इसका हम लोग हाइड्रोजनीकरण करा देंगे। एल्केन का हाइड्रोजनीकरण करा देंगे, मतलब हाइड्रोजन परमाणु से रिएक्शन करा देंगे, हाइड्रोजन परमाणु से रिएक्शन करा देंगे। और ये होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, H में, प्रकाश की उपस्थिति में। H में का मतलब क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, HCl। कितने हाइड्रोजन यहाँ पर बचेंगे, 3। तो ये हो जाएगा CH3Cl, CH3Cl। ये क्या बन गया, हेलोएल्केन। और इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथेन। इसका नाम बेटा क्या है, क्लोरोमेथेन इसका नाम हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। और ये क्या है, RH है, हेलोएल्केन है। नेक्स्ट हम लोग जो ये हेलोएल्केन क्लोरोमेथेन बना है इसकी हम लोग पुनः हाइड्रोजनीकरण करा देते हैं, पुनः हाइड्रोजन परमाणु से रिएक्शन करा देते हैं, CH3Cl प्लस Cl2 फिर से पदार्थ की उपस्थिति में। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, फिर से एक Cl निकल जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, CH2 बचे, यहाँ कितने बचे हैं, तो CH2 Cl2, CH2 Cl2। ये क्या है बेटा, डाई हेलोएल्केन है, डाई क्लोरोमेथेन है। क्या है बेटा, डाई क्लोरोमेथेन। डाई क्लोरोमेथेन। पहला हमारे पास क्या था, मोनोक्लोरोमेथेन, एक होता है, मोनो पढ़ चुके हम लोग। नेक्स्ट ये जो डाई क्लोरोमेथेन बना है इसकी रिएक्शन हम लोग फिर से हाइड्रोजन परमाणु से करा देते हैं, फिर से पुनः हाइड्रोजन परमाणु से करा देंगे। तो यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति रहेगी और यहाँ से फिर से, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाएगा, HCl। और फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, CHCl3, CHCl3। ये ट्राई क्लोरोमेथेन है, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि जब एल्केन्स की अपक्रिया हाइड्रोजन परमाणु से प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हेलोएल्केन्स प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएगी। एल्केन्स की रिएक्शन किससे कराना है, हाइड्रोजन से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हेलोएल्केन्स प्राप्त हो जाएगा। हम लोग दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। इसे हमारे पास है C2H6 है, एल्केन है। और हम लोग की बात जो है दूसरा हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं Br2। और ये रिएक्शन भी प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br निकल जाएगा, HBr। क्या बन जाएगा, C2H5,
C2H5Br, ये क्या बन जाएगा? ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, C3H8 और प्लस इसकी रिएक्शन हम लोग I2 से करवा देते हैं, आयोडीन से करवा देते हैं। हाइड्रोजन प्रकाश की उपस्थिति में तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो C3H7 प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड निकल जाएगा। ये है आयोडोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन। तो इस प्रकार जो है आपके हेलो एल्केन्स का निर्माण एल्केन्स के द्वारा होता है। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है, नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीन साथ ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन्स द्वारा, एल्कीन्स द्वारा। एल्कीन्स द्वारा, एल्कीन्स हम लोग जानते हैं कि एल्कीन्स क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मींस जिनके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, तो इनको क्या कहा जाएगा? एल्कीन्स कहा जाएगा। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अटैच है, ये एल्कीन्स है, एथीन है। और प्लस इसकी हम लोग रिएक्शन अगर करा देंगे HBr से, हाइड्रोजन अम्लों से, हाइड्रोजन अम्ल HBr, HCl, ये सब क्या है? हाइड्रोजन अम्ल है, HCl, HBr। तो एल्कीन्स की क्रिया किससे कराई जाएगी बेटा? हाइड्रोजन अम्लों के साथ। जब एल्केन्स द्वारा हम लोग हाइड्रो एल्केन्स का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे एल्कीन्स की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराई जाएगी। ये हमारे पास एल्कीन है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराई जाएगी। और ये रिएक्शन होती है अंधेरे में, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। यहाँ पर प्रकाश नहीं होना चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये जब रिएक्शन होगी तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये कार्बन और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन पहले से अटैच थे और ये हाइड्रोजन पहले से अटैच थे, तो यहाँ पर ये एक तरफ हाइड्रोजन इस बॉन्ड के टूटने से एक वैलेंस इधर ओपन हुई, एक वैलेंस इधर ओपन हुई, तो एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक तरफ Br जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो बन जाएगा CH3CH2Br, CH3CH2Br। ये क्या है बेटा? हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है। इसका नाम क्या है? ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। तो इस प्रकार जो है एल्कीन्स के द्वारा हेलो एल्केन्स का निर्माण होता है। एक रिएक्शन हम लोग और देख लेते हैं, अब की बार हम लोग ले लेते हैं प्रोपीन। प्रोपीन की रिएक्शन हाइड्रोजन अम्ल से करवाते हैं। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन होने चाहिए, और 3 कार्बन है, फिल्टर होना चाहिए। ये हम लोग हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं। ये हमारे पास है प्रोपीन, प्रोपीन है, क्या है बेटा? प्रोपीन है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड में प्रोपेन हमने बना दिया, डबल बॉन्ड करने में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया गया। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख लेते हैं, ये हाइड्रोजन अटैच है। और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं, प्रोपीन है हमारे पास, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन अम्लों से, HBr से रिएक्शन कराएगी। और ये रिएक्शन सनलाइट की अनुपस्थिति में होगी, प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे HNu लिख करके इसे काट सकते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा,
तो यहाँ पर क्या है CH3 और ये क्या है CH2। यहाँ पर डबल बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इस कार्बन पर एक वैलेंसी ओपन हुई और इधर क्या था CH2 था, इस कार्बन पर एक वैलेंसी। और यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ये हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, अदरवाइज हाइड्रोजन की कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, कार्बन की 4 वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एक वैलेंसी यहाँ पर ओपन हो जाएगी और ये एक वैलेंसी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें जोड़ना है HBr, योगात्मक प्रक्रिया। एल्कीन्स जो होती हैं योगात्मक प्रक्रिया प्रकट करती हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक प्रक्रियाएं देते हैं, मतलब योग कर लेते हैं, अपने साथ इनको जोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि HBr हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ा जाए और Br को कहाँ पर जोड़ा जाए। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर हम लोग मार्कोनी काप का रिंग लगाते हैं, मार्कोनी काप का रिंग यहाँ पे लगाएंगे, मार्कोनी काप रिंग, तो हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है और Br वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। मार्कोनी काप का रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां पर अटैच होगा, वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है और Br वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। तो Br यहाँ पर अटैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 है और H यहाँ पर अटैच हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर अटैच होगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है। तो ये उत्पाद क्या बन जाएगा CH3 CH इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं और CH3। तो ये क्या बन गया 1। दूसरे नंबर पे Br अटैच है तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ पर क्या अटैच हो गया Br, तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं दूसरा रिएक्शन कि यदि हमारे पास 3 कार्बन वाला प्रोटीन है, 3 कार्बन वाले प्रोटीन है, कार्बन 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 यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हम हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, 2 हाइड्रोजन इधर अटैच होगी, तो इसको हम संरचना में लिख लेते हैं, एक हाइड्रोजन अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन अटैच हुआ और इधर 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो ये हमारे पास प्रोटीन है, क्या है बेटा प्रोटीन है और इसकी रिएक्शन हमें करानी है HBr से और यहाँ पर इसकी बात जो है H2O2 की उपस्थिति है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हम लोगों को ध्यान रखना है जब उपस्थिति हाइड्रोजन पेरोक्साइड की होगी तो यहाँ पर एंटी मार्कोनी का रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है बेटा एंटी मार्कोनी का, याद रखना है एंटी मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी का रूल, मार्कोनी का रूल के विपरीत यहाँ पर लगेगा। तो अब की बार देख लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और ये हाइड्रोजन है, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वैलेंस इधर ओपन हो जाएगी और ये कार्बन पर 2 हाइड्रोजन पहले से अटैच थे और एक वैलेंस इसकी ओपन हो जाएगी। तो अब हमें ध्यान देना है यहाँ पर रूल कौन सा लगना है एंटी मार्कोनी का, मार्कोनी का उल्टा। मार्कोनी का रूल क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु वहां पर जुड़ेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा है। एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो की बार हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा और Br उस जगह पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर अब क्या बना 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, सेम एल्कीन लिया गया था, सेम प्रोपीन लिया गया था, फिर भी रियल यहाँ पर बदल जाने के कारण उत्पाद का नाम भी बदल गया 1 ब्रोमोप्रोपेन।
तो ये चीज हमें ध्यान रखना है पेपर में एग्जाम में अगर आ जाए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति हो तो वहां पर एंटी मार्कोनी का आपका रोल लगता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की किसी भी पेरोक्साइड की उपस्थिति ना हो तो मार्कोनी का आपका रोल लगता है। इसलिए साथ ले लीजिए आप लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं एल्कोहलों के द्वारा किस प्रकार एल्कोहल्स का निर्माण किया जाता है। एल्कोहलों के द्वारा एल्कोहलों के द्वारा एल्कोहल आप लोग जानते हैं कि जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह और एक समूह जुड़ा होता है उसे एल्कोहल कहा जाता है। ROH ये क्या है बेटा, एल्कोहल है। और अगर हम लोग इसकी रिएक्शन किसी भी हाइड्रोजन अम्ल से करा देंगे, जैसे HCl है, इससे हम लोग इसके साथ मिलान कर देंगे एल्कोहल को, इसकी हाइड्रोजन अम्ल के साथ अगर जल कर दिया जाएगा तो यहाँ से जल निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। तो एल्कोहलों के द्वारा हाइड्रोजन अम्ल से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल प्लस हाइड्रोजन अम्ल, तो यहाँ से जल निकल गया, क्या बचा, हेलोएल्केन। क्या है, हेलोएल्केन RH है, हेलोएल्केन हेलोएल्केन। और ये क्या था, एल्कोहल, क्या था बेटा, एल्कोहल। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है CH3OH, और इसकी रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन अम्ल से करा देंगे, इससे हाइड्रोजन अम्ल से HCl से जब इनको गर्म करेंगे, इस मिश्रण को गर्म किया जाएगा तो यहाँ से जल निकल जाएगा, ये जल पानी निकल जाएगा यहाँ से, और हमें जो बनाना था वो बन जाएगा CH3Cl, क्लोरोमेथेन। क्या बन गया बेटा, क्लोरोमेथेन। ये क्या है, हेलोएल्केन, क्लोरोमेथेन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन अम्लों के द्वारा, एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन अम्लों के द्वारा क्या प्राप्त किया गया, हेलोएल्केन प्राप्त किया गया। लिखेंगे क्या इसमें हम लोग कि जब 1 डिग्री अल्कोहल को हाइड्रोजन अम्लों के साथ गर्म किया जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल को हाइड्रोजन अम्लों के साथ गर्म किया जाता है तो इसमें से जल निकल जाता है और हेलोएल्केन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कोहलों की PCl3, एल्कोहलों की PCl3 से क्रिया द्वारा, PCl3 से क्रिया द्वारा हम लोग क्या बना रहे हैं, हेलोएल्केन। तो एल्कोहल लेना है हमें, जैसे हमने ले लिया CH3OH और प्लस PCl3 लेना है, और जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, इसलिए हमें यहाँ पे 3 एल्कोहल के 3 अणु लेने होंगे, मेथिल एल्कोहल के 3 अणु लेने होंगे। क्या है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल के कितने अणु लेना होगा बेटा, 3 अणु, मेथिल एल्कोहल प्लस PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लेना है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 3Cl 3H क्या निकल जाएगा, 3HCl निकल जाएंगे, 3HCl निकल जाएंगे बेटा, प्लस यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या बचा है, P बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, O बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, CH3। अब यहाँ पर देख लेना हमें ध्यान से, CH3 3HCl निकल गया है और PCl3 हमें बनाना है, तो PCl3
3 से रिएक्शन होगी तो ये क्या बनेगा POCl3, सॉरी यहाँ पे POCl3 बनेगा, POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड HCl, सॉरी यहाँ पे एक H निकलेगा और एक Cl निकलेगा, यहाँ निकलेगा HCl, एक H, हाँ एक H निकल गया और एक Cl बन गया, यहाँ पर बन जाएगा 3CH3Cl, 3CH3Cl, यहाँ पर सॉरी 3CH3Cl बनेगा। CH3 कितने हैं, Cl कितने हैं, 3 है, तो 3CH3 कितने हैं, 3 है, 3 अब बचा क्या, H3PO3, H3PO3 ये बन जाएगा हमारे पास। ध्यान से सुनिए, मेथिल अल्कोहल लेना है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लेना है, तो 3CH3Cl बनेंगे। हेलो एल्केन के 3 अणु बनेंगे यहाँ पे, यह है हेलो एल्केन, क्लोरोमेथेन बन गया, हेलो एल्केन बना, और प्लस ये फास्फोरिक एसिड बन जाएगा, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। फिर से हम लोग समझ लेते हैं क्या लेना है हमें, मेथिल अल्कोहल के 3 अणु लेना है, क्योंकि PCl3 Cl कितना है 3, तो 3Cl के लिए 3 हमें CH3 लेने पड़ेंगे, तभी क्या बनेगा CH3Cl, 3CH3 यहाँ से और ये 3Cl, तो क्या बन गया 3CH3Cl, हेलो एल्केन, इसका नाम क्या है क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। और ये निकल जाएगा H3, यहाँ पे कितने बचे, H3 है, P एक है, O3 है, तो H3PO3 ये क्या बन गया फास्फोरिक एसिड। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या लिखा, अल्कोहलों की PCl3 से क्रिया द्वारा, अल्कोहलों की PCl3 से क्रिया द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ, हेलो एल्केन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया द्वारा, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, अल्कोहलों की ROH की अल्कोहल, अल्कोहलों की PCl5 की क्रिया द्वारा, PCl5 से क्रिया द्वारा, PCl5 से क्रिया द्वारा, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे CH3OH, CH3OH ये अल्कोहल है, प्लस क्या लेना है PCl5 लेना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये क्या है मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल है बेटा, ये क्या है मेथिल अल्कोहल। और यह है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसको बेटा हम लोग थोड़ा सरल करने के लिए सरल भाषा में लिख लेते हैं, इसको तोड़ करके लिख लेते हैं, Cl इधर लिखेंगे, Cl इधर और 3Cl इधर अटैच कर देंगे इस प्रकार। तो यहाँ से देखो बेटा एक H और एक Cl क्या निकल जाएगा, HCl प्लस CH3 और एक Cl क्या बन जाएगा CH3Cl। क्या क्या बचा है हमारे पास, P बचा है, एक O बचा है, तो प्लस PO, अब Cl कितने बचे हैं, 3 बचे हैं, एक Cl निकल गया, दूसरा Cl निकल गया, CH3 चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो PO बचा है, Cl कितने बचे 3, POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये क्या बन गया RX बन गया, हेलो एल्केन बन गया, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बन गया, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, क्या बना बेटा ऑक्सी क्लोराइड। हमें क्या बनाना था, हेलो एल्केन बनाना था, तो हमें क्या मिला हेलो एल्केन। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, एक क्या बनेगा CH3Cl, एक Cl CH3 के साथ जुड़ के CH3Cl बना लेगा, RX बना लेगा, और एक H के साथ Cl चला जाएगा, HCl बना लेगा। कितने Cl बचे हैं, 3 बचे हैं, P कितना है 1, O कितना है 1, तो POCl3 ये क्या बना लेगा फास्फोरस ऑक्सी
क्लोराइड। ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए आप लोग, इसके साथ दे लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग समझेंगे एल्कोहल की क्रिया थायोनिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के द्वारा, वो रिएक्शन है। ROH की क्रिया, ROH की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के द्वारा, थायोनिल क्लोराइड के द्वारा इसकी क्रिया लगा। ROH की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के द्वारा इसका निर्माण कर रहे हैं हम लोग, हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे हैं। तो ROH ले लेंगे, फिर से ग्रुप CH3 OH ले लेंगे, प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2, याद रखना है SOCl2। एल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड, एल्कोहल है और क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। ध्यान रखना है यहाँ पे, ये रिएक्शन पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। पिरिडीन की उपस्थिति में, सॉरी पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। और जब इसको पिरिडीन की उपस्थिति में लागू किया जाएगा तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, CH3Cl, क्या बनेगा, CH3Cl प्लस यहाँ से SO2 और यहाँ से ऑक्सीजन, तो क्या निकल जाएगा बेटा, SO2 गैस निकल जाएगी यहाँ से। और क्या बनेगा, H और Cl, क्या बन जाएगा, HCl। तो इस प्रकार क्या बना, ये हमें क्या प्राप्त हो, RX प्राप्त हो गया, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। और इस क्रिया का नाम है डार्जन क्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया आपके पेपर में पूछी जाती है, डार्जन क्रिया है ये, डार्जन अभिक्रिया। इस क्रिया का नाम क्या है, डार्जन क्रिया। तो लिखेंगे क्या हम लोग इसमें, जब 1 डिग्री एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। इस क्रिया को डार्जन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को डार्जन या टार्जन कहीं पे लिखा मिल जाएगा, किसी बुक में टार्जन क्रिया लिखा होता है, सेंस वही है। तो आपको क्या रखना है कि हमें क्या लेना है, एल्कोहल लेना है। एल्कोहल कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है थायोनिल क्लोराइड के साथ में। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, SOCl2। इसकी उपस्थिति लेनी है, पिरिडीन की उपस्थिति लेनी है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CH3Cl मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, HCl निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज जो है हेलो एल्केन्स के बारे में, एल्किल हैलाइड के बारे में कुछ सामान्य परिचय पढ़े और उनका वर्गीकरण देखा और उनके निर्माण की कुछ सामान्य विधियां देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स का कि रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक क्रियाएं क्या हैं, भौतिक गुण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को, पूरे वीडियो को देखिए, आप लोग समझिए, नोट्स बनाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू बेटा।